हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते एक सेशन लिया था जहां हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या ट्रेंड और थीम के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर चर्चा की थी। साथों की साथों मैंने आपको लिटरेचर के ऊपर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन भी किया था। आज इसी की ही कंटिन्यूएशन करते हैं। लेट अस कंटिन्यू वन मोर टाइम and try to discuss one more answer about how history and geography are correlative of each other। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग थेमेटिकली पूछा गया है, जहां यूपीएससी पूछता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि कौन से भूगोलिक फैक्टर्स है, कारक आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे कारक जिनके बेसिस के ऊपर से ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ। जी हाँ, ये सवाल आपको पूछा गया था। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको इस क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, साथों के साथों एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन अगर पूछता है तो कैसे लिखना चाहिए अच्छी तरह से, पहली बात। दूसरा, ओवरऑल थीम कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये तो 10 मार्कर या 15 मार्कर का क्वेश्चन होगा, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर 200-250 शब्दों के बीच में अगर आप लिख भी पा रहे हो तो उसके लिए आपको 1000 शब्द पढ़ के भी जाने पड़ेंगे या रिकॉल करने पड़ेंगे। कहने की बात मेरी ये है, क्योंकि जब तक आप उसको इस थीम के अंदर नहीं देखते हो विषय को, तो बहुत ही हैपहज़ार्ड राइटिंग होती है। बहुत बार क्लैरिटी ऑफ थॉट ना होने के कारण लिख तो देते हो पर आपको मार्क्स नहीं मिलते। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को लिखने की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि डज द हिस्ट्री अफेक्ट्स द ज्योग्राफी और द ज्योग्राफी अफेक्ट्स द हिस्ट्री, है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां ये कहा जाता है कि क्या इतिहास को भूगोल ने असर किया है या भूगोल ने इतिहास को असर किया है। हाउ बोथ आर कोरिलेटिव ऑफ ईच अदर, बोथ आर अफेक्टिंग ईच अदर, है ना। कि कैसे भौगोलिक कारकों के कारण विश्व में इतिहास का डेवलपमेंट हुआ। औद्योगिकरण से लेके आज की तारीख में दुनिया में जितने भी सुपर पावर्स निकल के आए हैं उनको ज्योग्राफी ने कैसे मदद की है। इनफैक्ट ये ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपको पता चलता है कि प्राचीन भारत में बहुत बड़े साम्राज्य हो गए, मध्यकालीन भारत में, इवन आधुनिक काल के अंदर, और जिनके पास भौगोलिक रूप से अमुक परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं थी तो वो अपना इतिहास नहीं बना पाए। इन दोनों को थीम लाइन के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से आगे पहले अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी के ऊपर तो प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ये मेरी प्रोफाइल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाके क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो और इसमें आपको मेरे फ्री क्लासेस का भी एक्सेस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग फ्री क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो और बैचेस के अंदर भी। इंटरेस्टिंग ऑफर अभी चल रही है एट 19,999। अगर आप ये कोड PN लाइव यूज करते हो तो आपको GS CSET टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, जितने भी बैचेस आ रही है, जितने भी नए कोर्सेज और पुराने कोर्सेज लाइव रिकॉर्डेड जितनी भी दफा देखना है आप देख सकते हो। डाउट सॉल्विंग भी होती है और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। ये ऑफर बहुत सीमित समय तक है, 26 जून को ऑफर खत्म हो जाएगी और इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, खाली फाउंडेशन GS के लिए। पर अगर आप GS ऑप्शनल दोनों की साथ में तैयारी करने की प्लान कर रहे हो तो आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शनल्स है, PSR सोसाइटी या सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, पबैट, हिंदी, लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री तो है ही, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री ऑप्शनल एप्लीकेशन के ऊपर करवाया हुआ है। आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नई बैचेस है हमारी, आगाज बैच, संभव बैच, फाउंडेशन, नीव बैच, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन सबको भी आप एक्सेस कर पाओगे अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया और इसमें आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। बाकी इस बार अगर आप मेंस अपीयर कर रहे हो तो आपका हमारे मेंस के QEP प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। खासियत यह है कि QEP प्रोग्राम में हम टीचर्स के द्वारा, हमारे क्लासेस तो होते ही है, आपको टॉपर्स के क्लासेस का भी एक्सेस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लासेस टेकन बाय द टॉपर्स एज वेल। हमारे पास रैंकर्स गाइडेंस प्रोग्राम है, वो आपको हेल्प करता है प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग के अंदर, और हमारे मेंटर्स है जो आपको फीडबैक देंगे इवैल्यूएशन के माध्यम से। ये रैंकर्स गाइडेंस प्रोग्राम का फायदा ये है कि
इस साल के यूपीएससी के अंदर टॉप किए हुए जो कैंडिडेट्स थे, रैंकर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे अलोंग विद द टीचर्स। यानी कि हम तो आपको मदद करेंगे ही, पर इनके द्वारा प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग कैसे होता है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, जरूर से इसका लाभ उठाइए। उसका पूरा शेड्यूल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड योर गेटवे टू एन एकेडमिक। खैर, मुद्दे की बात के ऊपर चले जाते हैं। यूपीएससी मेंस की जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है उसके अंदर ऑलरेडी हमने सिलेबस को डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में, और अभी हम लोग एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में जो पीवाईक्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पूछा तो गया था इंडियन कल्चर, सेलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, बट यहाँ पे आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री की लिंकेज के ऊपर सवाल पूछ दिया गया, और यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री की लिंकेजेस पता होनी चाहिए जिसके अंदर से आपको आंसर देना है, राइट। ओके, तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक डायनेस्टी सेंट्रिक आते हैं, एक थीमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। डायनेस्टिक सेंट्रिक क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर पढ़ा दिए हैं कि जैसे वो पूछता है कि भाई वैदिक सोसाइटी के बारे में बता दीजिए, चोलास के बारे में बता दीजिए, चोला आर्किटेक्चर के बारे में बता दीजिए, पालो के बारे में बता दीजिए, कृष्णदेव राय के बारे में बता दीजिए, ये सब डायनेस्टी सेंट्रिक क्वेश्चन है, राइट। इसके सिवाय जो दूसरे सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे हैं वो है लिटरेचर के कंटेक्स्ट में, जो हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इस बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे के कोरिलेटिव है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे को हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ज्यादा समय ना लेते हुए आपको एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करूंगा। जब जब आपको इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप कैसे इसको एड्रेस करोगे, हाउ विल यू बी एबल टू राइट सर, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सवाल आता है कैंडिडेट्स के अंदर। अब सबको फॉर्मेट तो पता चल ही गया है कि एक फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मेट सर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, दैट इज द बॉडी का पार्ट सर, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पार्ट आता है, दैट इज द कंक्लूजन वाला पार्ट सर, ठीक है। तो तीन पार्ट के अंदर आपका पूरा जो क्वेश्चन पैटर्न है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें एक गोलू कैंडिडेट है, एक नया कैंडिडेट है, उसको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, राइट, बेटर आंसर राइटिंग के लिए। तो ये हमारा गोलू कैंडिडेट है, इसको ये सवाल आता है कि सर अब मैं कैसे इसको इंक्लूड करूं। तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ लिखना पड़ेगा, आप रैंडमली नहीं लिख सकते। आपका स्ट्रक्चर और आंसर का जो फ्लो है वो भी बहुत मैटर करना है, क्योंकि आपको इसमें लिंकेजेस के साथ एस्टेब्लिश करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब सवाल यहाँ से ये निकल के आता है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। मेरा आपसे गुजारिश ये होगा कि जब भी आप आंसर राइटिंग के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आपको 2 दफा क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले भी मैंने आपको कहा था, फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, अंडरस्टैंड द डिमांड। अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें भौगोलिक कारकों के उसके रोल को, उसकी महत्वता को दर्शाइए, उसकी प्रासंगिकता को दर्शाइए, राइट। ओके, अब सवाल ये आता है कि आपने 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद आप स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करो। कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, कैसे फ्लो चार्ट के माध्यम से, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये आंसर को आप लिख पाते हो सर, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन अराउंड, यू विल सी कि यहाँ सीधा सीधा आपको पूछ ही दिया गया है ना कि एग्जामिन और एक्सप्लेन करना है आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन से आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, मॉनसून आता है ना, एनवायरमेंट आता है, जितने भी भौगोलिक कारक को आपको देखने को मिलता है, डेजर्ट मिलता है, राइट। ओके, तो ऑल द ज्योग्राफी जो प्राचीन भारत के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, किस प्रकार का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, क्या हम डायमेंशंस के हिसाब से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जरूर से सर, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी, राइट। और फिर इजी लैंग्वेज के अंदर इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब पहला स्टेज आंसर राइटिंग का जो कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज्यादा टफ होता है वो है अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब इस सवाल के अंदर कौन सा कीवर्ड था, तो पहला तो आपका कीवर्ड है वो है एक्सप्लेन, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है, इसको मैं तोड़ देता हूं चलो सबसे पहले। उसके बाद दूसरा कीवर्ड आप देखने की कोशिश करिए, तो आपको पूछा क्या गया है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, है ना। सो द सेकंड कीवर्ड इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तीसरा क्या पूछा गया है, डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। तीसरा कीवर्ड क्या पूछा गया है, डेवलपमेंट। और चौथा प्राचीन भारत के कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट, है ना। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया, अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये डेवलपमेंट, अब आपको क्वेश्चन करना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इट इज आस्किंग, है ना। इसने तो पूछा नहीं है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स which led to the political development of ancient India, geographical factors which led to the development or economic factors of ancient India,
geographical factors that led to the social development in ancient India, geographical factors which led to the religious development in ancient India, geographical factors that led to the technological development in ancient India, right? तो जब उसने नहीं पूछा है तो आपको बहुत सारे डेवलपमेंटल पैराडाइम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो इसके अंदर आपको पॉलिटी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको सोसाइटी भी इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? इसके अंदर आपको इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी, रिलीजियस और कल्चरल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। साथों के साथों टेक्नोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उन सबको आप आइडेंटिफाई करोगे। तो पहले ना क्वेश्चन को तोड़ना सीख जाओ आप में से ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वेश्चन को ब्रेकअप नहीं कर पाते, एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू ब्रेक अप द क्वेश्चन इफेक्टिवली, सबसे ज्यादा वहां पे मार पड़ जाती है और फिर क्वेश्चन की जो डिमांड है उससे आप अलग चले जाते हो और क्वेश्चन की डिमांड के विपरीत जाके लिखोगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी आपको नंबर नहीं देगा, राइट? तो पहले तो आप क्वेश्चन को तोड़ दो। मैंने बताया कि एक कीवर्ड है ज्योग्राफिकल फैक्टर, एक कीवर्ड है एक्सप्लेन, एक कीवर्ड है डेवलपमेंट और एक कीवर्ड है एंशिएंट इंडिया, ठीक है? ये चार आपके कीवर्ड्स हो गए हैं, पहले इसको समझ जाओ। ये स्टेज 1 ऑफ आंसर राइटिंग कहते हैं इसको। मैं स्टेज 1 ऑफ आंसर राइटिंग इसके लिए कहता हूं क्योंकि यहां से ही आप क्वेश्चन के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करोगे। जैसे ही आप इसको समझ गए हो द फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग, उसके बाद अपने ही दिमाग के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मतलब यह है कि आप इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, खास करके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर, राइट? अब यहां तो मैंने कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को हाईलाइट करके रखा है। आपके दिमाग में भी क्या यही ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आए थे? आपके दिमाग के अंदर भी क्या यही ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आए थे? जैसे एक है माउंटेन, हाउ माउंटेन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब माउंटेन्स में ज्यादातर बच्चे हिमालयस का एग्जाम्पल लिखते हैं, पर मैं हिमालयस के साथ साथ क्या अरवलीज का लिख सकता हूँ, मैं विंध्यास और सतपुड़ा का लिख सकता हूँ, वेस्टर्न घाट्स के बारे में लिख सकता हूँ। तो आप प्राचीन भारत के कंटेक्स्ट में अगर टाइमलाइन को हाईलाइट करके देखोगे तो आपको बहुत एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं इवन विथ रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया, जहां माउंटेन्स ने अपना पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट किया। वही कहानी आपको दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में मिलता है, रिवर और रिवर प्लेन्स, पेरेनियल रिवर्स जो प्राचीन भारत में फ्लो किया करती थी अक्रॉस द कंट्री, भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर। क्या आपको नहीं लगता है कि उसने भारत के अंदर जो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट है या एंशिएंट का जो मैं कहूंगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसने रोल प्ले किया होगा? जरूर से। क्या हम प्लेटूज के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्लेटूज के बारे में आपके पास पूरा का पूरा दक्कन प्लेटू है, राइट? पेनिनसुलर इंडिया के बारे में हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और पेनिनसुलर इंडिया की बात जब हम लोग करेंगे तो क्या इसने बहुत बड़ा डेवलपमेंट रोल प्ले किया है ज्योग्राफिकल फैक्टर के रूप में? जरूर से। क्या भारत के डेजर्ट्स ने, भारत की फॉरेस्ट ने, क्या कोस्टल एरियाज ने, सर ठीक है, इसके अंदर अगर आपको इंक्लूड करना हो तो आप कोस्टल एरियाज को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि भारत के जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, जो ग्रेट कोस्टल प्लेन्स के रूप में भी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, दे हैव आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो पहले तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को आप ब्रेनस्टॉर्म कर दो सर, है ना, व्हाइल राइटिंग दिस काइंड ऑफ आंसर्स अराउंड। प्लीज ब्रेनस्टॉर्म इट आउट कि कौन से फीचर्स, द ग्रेटर द फीचर्स एंड द फैक्टर्स द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, आपको एग्जाम्पल्स के कंटेक्स्ट में आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट? अब मैंने आपको बताया कि पहला आप ब्रेनस्टॉर्म का फर्स्ट पॉइंट है ना, आंसर राइटिंग के कंटेक्स्ट में आपको ब्रेनस्टॉर्म करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे आप अधूरे रहोगे, आपको लगेगा कि सर मुझे तो याद ही नहीं रह रहा है, मैं तो मतलब दिमाग में ही नहीं सेट कर पा रहा हूँ। नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी मच नेसेसरी। Until and unless you don't brainstorm around तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? अब सवाल यहां से ये निकल के आता है कि आपको डेवलपमेंट कौन सा है। तो मैंने बताया पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोसाइटी है, रिलीजियस है, कल्चरल है ना, सोसाइटी के साथ ही कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इसके अंदर से इंक्लूड कर सकते हो, राइट? और जैसे ही आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग को आइडेंटिफाई कर दिया, आपके दिमाग के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होना शुरू हो गया सर, ठीक है, आपको मुद्दे मिलने शुरू हो जाएंगे कि भाई क्या क्या चीजें मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूं। सो बिफोर राइटिंग डाउन और पिकिंग अप अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग, आई वुड सजेस्ट कि यू ब्रेनस्टॉर्म फॉर 1 मिनट और सो, 30 सेकेंड 1 मिनट के आसपास आप ब्रेनस्टॉर्म कर दीजिए। जैसे ही ब्रेनस्टॉर्म कर दोगे ना, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन से मुद्दों को इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, कौन सो को नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी नहीं करने वाले मुद्दे के ऊपर बहुत ध्यान रखता है। इफ यू कीप ऑन बीट अराउंड द बुश, यूपीएससी नंबर नहीं देगा। अब सवाल ये आता है कि आपका पिक्चर क्लियर हो गया, राइट? स्टेज 1 ऑफ आंसर राइटिंग आपका यहां से शुरू होता है, जहां आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दिया है,
व्हाट नीड टू बी इंक्लूडेड वो आपने ब्रेनस्टॉर्म कर दिया है, इंडियन ज्योग्राफी को आपने एक दिमाग के अंदर सेट करके रखा हुआ है, आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटी, रिलीजियस, एंशिएंट में कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी ब्रेनस्टॉर्म कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर आपको इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे तो आपको इंटरलिंकेजेस की भी एस्टैब्लिशमेंट करने की आवश्यकता है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, राइट, इंटरलिंकेज के अंतर्गत। तो सामान्यतः कोई भी आंसर राइटिंग की जब शुरुआत होती है कैंडिडेट्स के द्वारा, तो वो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, राइट और रॉन्ग। और इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत बार हैवी कोट्स आ जाते हैं, ऐसे कोट्स जो निबंध के अंदर आवश्यकता होती है पर जीएस के क्वेश्चन में नहीं होती। टू मच फिलोसफी और टू मच कोटेशन साइड आइडियाज और एग्जाम्पल्स that are supposed to be given, but it will be better if you give it in the essay questions compared to what you will write in the GS question. ऐसे के प्रश्नों के अंदर आपको ज्यादा मददरूप करेगा कंपेयर टू द जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पे आपको एक कोटेशन देखने को मिलेगा, राइट, जहां एक ऑथर कहते हैं कि ज्योग्राफी एंड क्रोनोलॉजी आर द सन एंड द मून, द राइट एंड द लेफ्ट आई ऑफ हिस्ट्री। क्या कहते हैं कि भूगोल एवं क्रोनोलॉजी यानी कि काल तंत्र जो है, जो कालखंड के अंदर से पूरा का पूरा चलता रहता है, वो सूरज और चांद की तरह है। दे आर लाइक द सन एंड द मून, दे आर द राइट एंड द लेफ्ट आई ऑफ हिस्ट्री। वो इतिहास की दाई और बाइनी आंखों के रूप में है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। किसी एक और ऑथर ने लिखा है कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर द टू आईज ऑफ द सिविलाइजेशन, वो सभ्यता की दो आंखों के रूप में है। तो प्राचीन भारत के कंटेक्स्ट में जब जब हम लोग भूगोल और इतिहास को देखोगे तो कोई भी सभ्यता का विकास हुआ है, कोई भी सभ्यता का पतन हुआ है, आइदर द डेवलपमेंट और आइदर द डिक्लाइन, इट इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी ओनली। हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। इंटरेस्टिंगली भारत में जो हिस्ट्री कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर से ही मिलता है। नो डाउट आज की जो हिस्टोरिकल बाउंड्री है जो तब की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ मैच नहीं होती थी, इन सब के बावजूद भी हम ये लिख सकते हैं कि ज्योग्राफी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग व्हाट एंशिएंट इंडिया वाज वंस अपॉन अ टाइम। अब जैसे आपको इस तरह का टॉपिक या थीम क्लियर हो जाएगा, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, इस तरह से इंट्रोडक्शन दे भी सकते हो, इसमें भी दो राय नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे इसको हाईलाइट करोगे, राइट, ओके। तो अगर मैं जब आंसर राइटिंग करना बैठूंगा और मैं आंसर राइटिंग के अंदर जब इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करूंगा, तो मैं इंट्रोडक्शन भी इसको ऐसे ही दूंगा, सर आई राइट इन दिस वे ओनली, है ना। मैं हैंड्स ऑन आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, आप खुद भी लिख सकते हो, यू कैन राइट ऑन योर ओन एंड थिंक अबाउट व्हाट आर द इंटरलिंकेजेस। बिकॉज मुझे ये ज्योग्राफी सेंट्रिक क्वेश्चन लिखना है, तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं अपने आंसर की रिप्रेजेंटेशन जो है कोई मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। मैप से क्या होगा कि जितना मैं ग्राफिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उतनी ही एग्जामिनर जो है उनके लिए चीजें सरल हो जाएगी, राइट। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ और वी कैन से राइटिंग इन अ ग्राफिकल वे विल बी इजी। तो आप एक छोटा सा नक्शा बना दीजिए। अब नक्शे के अंदर क्या करूंगा मैं, व्हाट आई विल डू सर, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे तौर के ऊपर भारत की ज्योग्राफी को हाईलाइट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स है, आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे हिमालयस है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। यहाँ पे आपको डेजर्ट इकोसिस्टम देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी डेजर्ट आपको मिलता है, राइट, राजस्थान के अंदर से। यहाँ पे भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको रिवर प्लेन्स देखने को मिलते हैं बहुत बड़े बड़े, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। ये भारत के कोस्टल एरियाज है, सो दिस आर ऑल द कोस्टल एरियाज। एंड ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, जहां हमें पता है कि एक अलग ही ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस के ऊपर से डेवलपमेंट हुआ है, अंडरस्टूड। इस रीजन में भी आपको रिवर प्लेन्स देखने को मिलेंगे। रिवर्स क्यों मिलती है, क्योंकि इंडस और उसका जो प्लेन्स है वो भी आपको इसी बेसिस के ऊपर से मिल जाएंगे। सो व्हाट आई विल डू, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसको एक मैपिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करता, और मैं क्या करता कि द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाज शेप्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ ज्योग्राफी, इस तरह से इंट्रोडक्शन में लिख देता कि प्राचीन भारत का इतिहास भूगोल के इन इन कारकों के आधारित विकसित हुआ था, ऐसा हमें प्रतीत होता है। पहली चीज मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी और सिविलाइजेशन के पॉइंट को हाईलाइट कर दिया कि जितनी भी सभ्यताएं थी प्राचीन भारत से लेके प्राचीन विश्व के अंदर,
उन सबों का विकास भौगोलिक परिबलों या भौगोलिक कारकों के द्वारा ही हुआ है। हमारे पास उसके उत्तम उदाहरण बहुत सारे मिलते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया फर्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर माउंटेन्स के बारे में सर, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में। अब माउंटेन्स में आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स है, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट यू कैन कोट इन द माउंटेन्स, राइट। आप खुद ही सोचिए ना, माउंटेन्स के कंटेक्स्ट में कितने एग्जाम्पल्स है। आपके पास हिमालयास है, आपके पास विंध्यास है, आपके पास सतपुड़ा है सर, ठीक है, आपके पास वेस्टर्न घाट्स है, आपके पास ईस्टर्न घाट्स है। सो यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स where you can identify and signify via the examples ki how the mountains played a very important role in the form of frontiers in India, right or wrong sir, ठीक है। आप देखिए कि भारत की जो परिभाषा है जिसे हम लोग भारत कहते हैं, वो हिमालय से लेके आज के इंडियन ओशन तक का जो रीजन है उसी को ही हम लोग कहते हैं। Mountains in the north, which was a most important geographical factor, played a very important role. पहला रोल माउंटेन्स ने क्या रोल प्ले किया, तो भारत को एक कॉम्पैक्ट यूनिट के रूप में रखा, एक वेल प्रोटेक्टेड हाउस के रूप में रखा। प्राकृतिक रूप में आप जितना भी देखने की कोशिश करोगे, ये माउंटेन्स ही थे जिसने हमको रिसोर्सेस दिए हैं, ये माउंटेन्स ही थे जिसने हमको एक क्लाइमेट दिया है, ये माउंटेन्स ही है जिसके अंदर से एक जोग्राफिकल यूनिट के रूप में हम निकल के आए हैं। तो जिसे हम लोग इंडिया की परिभाषा देते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो, माउंटेन्स के बेसिस के ऊपर ही इंडिया की डेफिनेशन आपको मिलती रहती है, राइट। तो यू विल फाइंड कि द माउंटेन्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये माउंटेन्स में इन्वेजन नहीं होने दिया। आप खुद ही सोचिए कि द माउंटेन्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉपिंग ऑफ इन्वेजन। जैसे हिमालयास को हम लोग कहते हैं फ्रंटियर्स, ये फ्रंटियर्स के कारण हिमालयास ने ज्यादातर विदेशी आक्रमण को रोका है, एक्सेप्ट कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको एविडेंसेस देखने को मिलते रहेंगे। और ये रिजिड बाउंड्रीज के रूप में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, पर एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री के रूप में रहते हैं। इन्वेजन्स को रोका है पर माइग्रेशंस को अलाउ किया है। प्राचीन भारत में माइग्रेशन का मतलब है कि लोग आते रहे और लोग यहाँ से बाहर जाते भी रहे। भारत के लोग बाहर गए और बाहर के लोग भारत में आए। ये माउंटेन्स और उसके बीच में जो पासिस थे, पासिस में कौन से थे, खाइबर पास आपको पता होगा, या आज के वेस्ट की तरफ आया हुआ है बोलान पास। बोलान पास का नाम आपने सुना होगा, विच इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड, ईरान बलोचिस्तान वाले रीजन के अंदर। वो तो एक टाइम के ऊपर अखंड भारत का पार्ट हुआ करते थे। और इस बेसिस के ऊपर से हमें ये पता चलता है कि इंडियन कल्चर को ये स्प्रेड करने में भी रोल प्ले किए माउंटेन्स और माउंटेन पासिस ने। और साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने ही भारत के अंदर जो विदेशी इन्वेजन है उसको टाइमिंग स्टॉप किया है, क्योंकि 100% तो माउंटेन्स ने रोक नहीं पाए, इन्वेजन्स को पूरी तरह से तो नहीं रोक पाए, हम ये कहते हैं। पर हम ये भी कहते हैं कि माउंटेन्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ इंडियन कल्चर वाया द पासिस। इंटरेस्टिंगली लोग आए, लोग आके सेटल हुए, सेटल होने के कारण एक नई सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयर इज अ कल्चरल डेवलपमेंट एज वेल। तो आप एक ही माउंटेन के अंदर से पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सब के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। आप लिखेंगे कि हिमालयास के अंदर छोटे किंगडम बन के है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको महाजनपद का पीरियड याद होगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द पीरियड ऑफ महाजनपदास 6th सेंचुरी बीसी के अंदर, हिमालयास के फुटहिल्स के ऊपर छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे, वो गणसंघ के रूप में निकल के आए। पर जैसे ही आप नीचे की तरफ आए गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर, वहां पे महाजनपदों की जो साइज थी वो बहुत बढ़ जाती है। एंड विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द महाजनपदास, दे वर एबल टू क्रिएट एन एम्पायर आउट ऑफ इट। उनमें से उनके द्वारा साम्राज्य बनाने की शुरुआत हो गई। तो आप एक साइड के ऊपर देखोगे तो माउंटेन्स ने किंगडम्स की साइज को रिस्ट्रिक्ट भी किया है, एक साइज के ऊपर देखोगे तो माउंटेन्स ही थे जो किंगडम्स को प्रोटेक्ट करते थे विदेशी आक्रमणों से। एक साइड से देखने की कोशिश करोगे तो माउंटेन्स ने इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट भी किया है इन प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेस, क्योंकि भारत के अंदर जो भी प्राकृतिक संशोधन आप देख रहे हो, रिसोर्सेस के माध्यम से आप देखोगे, ये माउंटेन से ही मिल रहे हैं।
टिम्बर हो गया हो, फ्लोरा फौना हो गया हो, एनिमल रिसोर्सेस हो गए हो, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए हो फुटहिल्स के ऊपर से मिलने वाले। और ये माउंटेन्स ने ही डिटरमाइन किया है हमारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि एक वर्ग ऐसा निकल के आया प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जो पहाड़ों में रहता था, पहाड़ों में रहता है तो उसकी एक अलग वे ऑफ लाइफ डिफाइन हुई, उसकी कल्चर अलग हो गई। और एक वर्ग, एक क्लास ऑफ पीपल जो इंडियन सोसाइटी के अंदर था, उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखोगे, जो प्लेन्स में रहे हैं उनकी अलग डेवलपमेंट हुई। तो आप देखिए कि माउंटेन्स प्लेइंग अ रोल इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज एंड नेचुरल फ्रंटियर्स। उसमें हिमालयस को खास करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये हिमालयस ही थे, अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी है, कि जो भारत के क्लाइमेट को भी वार्म रखने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ये हिमालयस ही है जिसने चीन से लेके आज के बाकी सारे रीजन्स के साथ हमारी जो बाउंड्रीज है, जो फ्रंटियर्स है, इवन प्राचीन भारत के अंदर भी उसने अलग करके एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले किया है। बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ पासेस अवेलेबल है, मैंने आपको पहले भी कहा, इन सब के कारण विदेशी आक्रमण भी लिमिटेड रहे। एक्सेप्शंस के रूप में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्राचीन भारत में हुणों का इन्वेजन हुआ, सिकंदर जैसे राजाओं का इन्वेजन हुआ, या इंडो ग्रीक्स, कुषाण, पर वो गिने चुने आए, वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही आते हैं, राइट। इंटरेस्टिंगली हिमालयस ही है जिसने साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को भी रोकने का कामकाज किया है। आप सभी को पता ही होगा कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की जो स्टोरी लाइन है वो यहां से यूं चलती है और ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाते जाते यहां पे हिमालयस के साथ टच हो जाती है, राइट। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, खैर हमको ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में नहीं लिखना, हमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लिखना है, पर हम ये लिख सकते हैं कि इन सब के कारण जो मॉनसून है उसका भी डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले आपको मिलता है। इंटरेस्टिंगली ये हिमालयस ही है जहां से डेंस फॉरेस्ट निकल के आए लोअर हिमालयस से। ये हिमालयस ही है अपर हिमालयस जहां से नदियां निकल के आती है ग्लेशियर्स के रूप में, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से हमें यहाँ पेरेनियल रिवर्स का डेवलपमेंट मिलता है, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें आपको एक ही ज्योग्राफिकल फैक्टर लेके, अगर मैं आपकी जगह होता आंसर लिखने के अंदर, तो आई विल बी टेकिंग अ सिंगल ज्योग्राफिकल फैक्टर, से फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, और फिर मैं उसके इर्द गिर्द उसकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में बताता। क्या लोअर हिमालय से लकड़ा या बाकी सारे जो रिसोर्सेस थे उसकी एक्सप्लॉयटेशन से बाद के पीरियड के अंदर आप देखोगे तो एम्पायर बिल्डिंग में हेल्प हुआ है कि नहीं हुआ है? जरूर से हुआ है। इंटरेस्टिंगली ये जो लोअर हिमालयस थे उसमें वैलीज थी, ये वैलीज के अंदर लोग रहा करते थे। वी विल फाइंड कि यही हिमालय की जो लोअर रीजन्स, इसने ही कंट्रीब्यूट किया है स्पिरिचुअल क्वेस्ट के अंदर भारत में। स्पिरिचुअल क्वेस्ट क्यों? क्योंकि बहुत सारे साधु संत महात्मा हमको प्राचीन भारत के अंदर देखने को मिले जो इन्हीं हिमालयन वैलीज के रीजन में गए, एंड दे स्टार्टेड मेडिटेटिंग, दे स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग, दे गेव एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ टू द पीपल। आइसोलेशन में रह के, सिक्लूजन में रह के, अकेली तरह से जीवन जी के उन्होंने लोगों को भी एक दिशा दिखाने की कोशिश की। तो आप देखिए कि उसमें भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो हम इनको भी हाईलाइट करेंगे। ये हिमालयस ही है जो भारत के अंदर पेरेनियल रिवर्स हमको दिए। इंडस नदी का उद्भव भी हिमालयस की तरफ से हुआ है ना, वहां से ही होता है सर, ठीक है। गैंगेटिक पूरी की पूरी रिवर सिस्टम है वो भी हिमालय से ही आपको मिलती रहती है। आप देखने की कोशिश करिए तो इन सब के कारण हमें पेरेनियल रिवर्स मिली। ये पेरेनियल रिवर्स के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि ये नदियां फर्टाइल प्लेन्स के अंदर भी डेवलप होती है आगे जाके, राइट। तो हम इनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंगली हिमालयस के साथ साथ आपको दूसरा किसी का एग्जाम्पल लिखना है तो आप विंध्यस का भी लिख सकते हो कि विंध्यास के नीचे जितने भी किंगडम आए हुए हैं, यानी कि दक्कन की तरफ या साउथ इंडिया की तरफ, वो किंगडम को पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आगे मदद नहीं मिलती है एक्सपांशन के कारण। उसके पीछे का भी कारण विंध्या की जो पूरी की पूरी बेल्ट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको मिलती रहती है।
तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, यू कैन आइडेंटिफाई दिस पीपल अराउंड। आप एग्जाम्पल्स के अंदर बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। प्राचीन भारत के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती रहती है, माउंटेन्स के साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा रोल प्ले जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स। एक एग्जाम्पल आपने माउंटेन्स का लिख दिया, माउंटेन्स के बाद सेकेंड पॉइंट के ऊपर चले जाओ या पैराग्राफ नंबर 2 के ऊपर चले जाओ और उसमें आइडेंटिफाई करिए रिवर्स को। तो आप जब सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड पॉइंट्स के ऊपर जाओगे तो यू विल राइट कि प्राचीन भारत की जो सबसे पहली सभ्यता मिली वो कौन सी थी, वो रिवराइन सभ्यता थी। नाम ही था इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधव नदी के किनारे उसकी घाटी में मिली हुई जो सभ्यता थी, इसके लिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। प्राचीन भारत के अंदर जितने भी छोटे बड़े किंगडम्स बन के आए वो सब क्या नदी किनारे नहीं थे। इंडस सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में आपको जितने भी शहर देखने को मिलते हैं तो इन शहरों का निर्माण क्या नदियों के द्वारा हुआ था कि नहीं हुआ था, आप खुद ही याद करिए। So the rivers and the river plains were a very important role play in the overall development of society, economy, culture, religion, technology, many other things. रिवर्स ने क्या किया, एक तो अर्बनाइजेशन में हेल्प किया, सिटीज का लेआउट के अंदर सिटीज को एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि नदी किनारे बिकॉज ऑफ पेरेनियल सप्लाई ऑफ वाटर सिटीज वहां पे एस्टैब्लिश हुए। पहली बात, वो चाहे गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर हो, वो चाहे इंडस के प्लेन्स के ऊपर हो, इवन आपके दोआब, तुंगभद्र दोआब है, रायचूर दोआब है, जो दक्षिण भारत के अंदर मिलते हैं, वहां से भी आपको वही चीज मिलती है। ये रिवर्स ही थे जिसने इकोनॉमी के साथ साथ एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट किया है, एग्रीकल्चर बीइंग पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जैसे आपके पास बहुत सारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करना हो, जैसे राइस जैसे क्रॉप्स को जब इंट्रोडक्शन हुआ, कब हुआ, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, तो वहां पे फ्लड इरिगेशन की आवश्यकता हुई। और इसी के कारण आज के बिहार वाले रीजन के अंदर, यूपी से लेके बिहार, जहां पे पानी की आवश्यकता की कमी नहीं है, वहां पे ही राइस जैसे क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन होके ग्रो करवाया गया। रिच क्रॉप्स का डेवलपमेंट आप इसके अंदर से लिख सकते हो। ये रिवराइन इकोसिस्टम थी या रिवराइन वे ऑफ लाइफ थी जिसने डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन दिया। और बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं कल्चर के रूप में, ये रिवराइन कल्चर्स के रूप में एस्टैब्लिश हुए। ये रिवर्स ने ही कंट्रीब्यूट किया है विथ रिस्पेक्ट टू द नेविगेशन, दैट इज कॉल्ड एज रिवराइन नेविगेशन। हड़प्पीय सभ्यता के अंदर आपको रिवराइन नेविगेशन के एग्जांपल्स मिलते हैं। इन द इंडस सिविलाइजेशन वी कम टू नो अबाउट रिवर बेस्ड नेविगेशन बीइंग टेकिंग डन फ्रॉम हड़प्पा टू मोहनजोदाड़ो एंड वाइस वर्सा। या even in the Mauryan period there was river based navigation done from Patliputra to the northern plains. Interestingly, this river plains were simultaneously used for trade and commerce, and this river plain areas, वहां पे cities तो बने आपके, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, महाजनपदों का निर्माण हुआ, अहिछत्र है, कोशाल है, पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र पूरा नदी के किनारे ही था, याद करिए। यू रिकॉल द डे वेयर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गेंजिस, गंगा नदी के किनारे, है ना। जल दुर्ग की बनाने की शुरुआत की जाती है। जल दुर्ग इज द वाटर बेस्ड फोर्ट जो यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। तो भारत में जितनी भी सभ्यताओं का, कल्चर का, संस्कृति का विकास हुआ, सब नदी किनारे हुआ। और नदियों ने कला एवं संस्कृति के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि रोल प्ले करने की कोशिश की इन द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन, सिटीज एंड द बिग बिग एम्पायर्स। क्योंकि जो एम्पायर रिवर प्लेन्स के ऊपर एस्टैब्लिश हुए, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द, they were able to, or those kingdoms who had settled themselves into the plains of North India, ऐसे kingdoms जिन्होंने उत्तर भारत के प्लेन्स में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, they played a very important role. उनके द्वारा बहुत बड़ी प्रासंगिकता और बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। कौन सा रोल प्ले? दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू, उन्होंने ही एम्पायर बनाया।
प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे. There were 16 महाजनपदास, if you are able to recall. Out of that 16 महाजनपदास, you will see कि why Patliputra was able to play a very important role and create an empire. One of the major reason was that कि a Mahajanpada which was located in Dakhan called as Ashmak, it was located beyond the Vindhyas and the Satpuras, and its location became one of the biggest obstructions for it. But compared to Patliputra, which was located on a plain area, it got more resources, more plain, more agriculture, more revenue, because land revenue from agriculture was the primary source of income in ancient India, precisely when the state formation was taking place. And hence you will find that it was the plain areas and the cities that developed in the plain areas played a very significant role in the development of imperial power and creating a capital out of it. एक टाइम के ऊपर पाटलिपुत्र कैपिटल था, प्लेन्स में आया है. एक टाइम के बाद कन्नौज बनता है, प्लेन्स में आया है. एक टाइम के बाद दिल्ली बनता है, एंशिएंट से ट्रांजिशन में मिडिवल तक आते आते वो भी एक तरह से यमुना की प्लेन के अंदर आपको मिलता है. वहां पे भी आपको पहाड़ियां नहीं मिलती है. 16 महाजनपद में भी यही हुआ कि जो छोटे गण संघ थे वो नहीं सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनकी लिमिटेशन थी. ये प्लेन्स की रिवर सिस्टम थी जिनके एक बहुत बड़ी वास्ट नेटवर्क थी, इनकी ट्रिब्यूटरीज थी. ये आर्टरीज की तरह काम करते गए. इन्होंने सॉइल को एनरिच किया, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर दिया. इसके कारण आपके यहाँ पे कल्चर, सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में भी चलते रहे, लोगों को ज्वाइन करते भी रहे और इनसे भी बहुत बड़ा योगदान आपको मिलता है. खाने पीने की सेल्फ सफिशिएंसी ये रिवराइन और नॉर्दर्न प्लेन्स हमको अचीव करवाने में हेल्प करते हैं. Interestingly, self-sufficiency in food led to the further expansion of the kingdoms. तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि जो फर्टाइल प्लेन्स है उसने सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट में, सिटीज डेवलपमेंट में रोल प्ले किया है. वो चाहे इंडस का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, गैंगेटिक प्लेन्स का एग्जाम्पल लीजिए. भारत में फॉर्मेशन ऑफ किंगडम्स आपको हमेशा से प्लेन्स के अंदर मिलते हैं. जितने भी बड़े बड़े किंगडम्स और एम्पायर बने, महाजनपद वाले में भी जो गणसंघ थे जो हिमालय की फुटहिल्स के ऊपर थे, जैसे कोशाल हुआ करता था, कोशाल छोड़ दिए, शाक्य हुआ करता था, वो नहीं बना पाया पर पाटलिपुत्र बना पाया. राइट. छोटे गणसंघ नहीं बना पाएंगे क्योंकि देवर ऑन द फुटहिल्स, वो पहाड़ की एकदम नीचे की साइड पे थे तो उनके पास जगह नहीं थी. ऊपर पहाड़ था, दूसरे साइड के ऊपर वैली वाला रीजन था, तो दे कुड नॉट एक्सपांड देयर एम्पायर. वो युद्ध भी करके भी कितना एक्सपेंशन कर पाएंगे. बट हियर दिस हेल्प देम मोस्ट. इनको सबसे ज्यादा मदद यहाँ से मिलती है, फर्टिलिटी से लेके, ट्रेड एंड कॉमर्स से लेके. इवन ये प्लेन एरियाज थे जिसने पॉपुलेशन को सेटल करने में आपकी हेल्प की. ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. इन अ हिली टेरेन और अ हिली एरिया द पॉपुलेशन सेटलमेंट कैन नॉट टेक्स प्लेस बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर्स. पहाड़ों में घर बनाना भी तकलीफ है, सेटल होना भी तकलीफ है. और कंपेरेटिवली पहाड़ों के विस्तार के अंदर अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ दिस स्लोपिंग लाइक नो टोपोग्राफी, इट्स वेरी टफ फॉर द सर्वाइवल अराउंड. बट दिस वाज नॉट फाउंड इन द प्लेन्स. प्लेन्स में कंपेरेटिवली आपकी हजारों लाखों की पॉपुलेशन धीरे धीरे एस्टैब्लिश होगी और उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी. तो प्लेन्स ही थे जिसने प्राचीन भारत के अंदर बड़े बड़े किंगडम्स की फाउंडेशन करवाई, स्टेबिलिटी दी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लोगों की सिक्योर की. और जब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्योर हुई तो इसी प्लेन एरिया के अंदर अगर आप देखिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस निकल के आए. नालंदा जैसा इंस्टीट्यूशन बना, विक्रमशिला जैसा इंस्टीट्यूशन बना, उदांतपुरी बना, तक्षशिला भी बना कंपेरेटिवली नॉर्थ के अंदर. तो वो सब के सब आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं? ये सब प्लेन्स में मिलते हैं. पहाड़ों में आपको यूनिवर्सिटीज कंपेरेटिवली कम देखने को मिलती है. ये प्लेन्स थे जहां पे आपके फोर्ट्स बने. हड़प्पन्स ने अपने फोर्ट्स बनाए सिटाडेल के रूप में. मैंने बताया पाटलिपुत्र में फोर्ट बना, कन्नौज में फोर्ट बना, सैकड़ों जगह के ऊपर बना. और ये प्लेन्स ही थे जहां पे लोगों ने अलग अलग धार्मिक दर्शन को अपनाया. सो दे एक्सेप्टेड द ग्रेटर द पॉपुलेशन, द ग्रेटर द डाइवर्सिटी,
द ग्रेटर द कल्चरल एनरिचमेंट टेकिंग प्लेस अराउंड। और ये जो कल्चरल एनरिचमेंट और डेवलपमेंट चला है, इन सबके परिणामवश क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, मोर एंड मोर पीपल एडॉप्टेड अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स के कंटेक्स्ट में आप देखने की कोशिश करिए, ये प्लेन्स के अंदर ही बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज भी आए हुए थे जो लोअर हिमालयस के साथ जुड़े हुए हैं, खास करके गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। इन्हीं के बेसिस के ऊपर से लोगों ने इसी प्लेन्स के अंदर अपने आश्रम बनाए, एसेटिक्स के द्वारा। मैंने आपको बताया, प्रकृति को खोजने की कोशिश की, ईश्वर को पाने की कोशिश की, ईश्वर को समझने की कोशिश की, जीवन का सत्य क्या है वो देखने की कोशिश की। और शायद इसी प्रकृति के बेसिस के ऊपर से आप देखोगे हमें दर्शन मिला है। संख्या दर्शन देख लीजिए, संख्या दर्शन कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, जो कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से, है ना, सृष्टि का सर्जन हुआ। वो कहीं विचार तो आया होगा ना बैठ के कपिल मुनि को। या आप देख लीजिए कि पतंजलि जब कहते हैं योग दर्शन, और वो कहते हैं कि मोक्ष का दर्शन या मोक्ष का जो रास्ता है वो मोक्ष अचीव करने के लिए आपको योग, और योग के लिए आपको काम माइंड चाहिए, तो वो भी एक इसी रिवराइन सिस्टम के द्वारा एक अबोर्ड दिया गया था, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। बुद्धा से लेके महावीर से लेके जितने भी हमें दार्शनिक देखने को मिलते हैं, सब नदी किनारे बैठ के उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के केस में आप सबको पता ही होगा कि बुद्ध गया में बैठे हुए थे, ऐसी कोई नदी के किनारे, राइट। कौन सी नदी जाती है जरा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता के दो, जहां उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तपस्या किया था। गंगा मैया को पृथ्वी में लाने के लिए ऐसा कहते हैं कि भगीरथ ने तपस्या की थी, और वो भगीरथ की तपस्या को फिर कला के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है इन द महाबलीपुरम टेम्पल आर्किटेक्चर। कभी उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। बट यू गेट मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्स एंड रिवर प्लेन्स contributing to the development of art, culture, religion, many other things around। आप इनको कोट कर सकते हो, मैं सबके ऊपर नहीं जा रहा हूं। इवन हमारी सभ्यता नदी प्रेमी बनती है, नदी को अपनी माता के रूप में कंसीडर करती है, उससे प्यार, उससे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जताने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि नदी को हमें कंजर्व करनी चाहिए। ऋग्वेद देख लीजिए, राइट। उसके बाद कंसेक्यूटिव आप जो भी टाइम पीरियड देखोगे उसमें गंगा यमुना को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया, वी हैव कंसीडर गंगा यमुना एज गॉडेसेस। तो ये दर्शाता है कि कैसे डेवलपमेंट आपको यहां से मिलता रहता है, राइट। वी विल फाइंड कि द रिवर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ एंड ऑल्सो द अदर एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आप इन सब के ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे जहां पे इतनी बड़ी आबादी आके सेटल हुई, इसमें से बहुत सारे लोग आजू बाजू के रीजन से आए। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी थी, इसके परिणाम स्वरूप बहुत लोग आके नॉर्दर्न प्लेन्स में ही सेटल हुए, जो फॉरेनर्स के रूप में आपको मिलते हैं। वाई द इंडो ग्रीक्स केप्ट ऑन अटैकिंग पाटलिपुत्र इन एंशिएंट इंडिया? वाई द कुषाण थॉट ऑफ कमिंग ऑल द वे अप टिल पाटलिपुत्र? आप देख लीजिए। Why the Hunas decided to come all the way up till Patliputra? Because they saw the prosperity in the country, and this was the northern plains in the Gupta period, right? Interestingly, इस प्लेन्स के अंदर पंजाब का प्लेन्स भी बहुत मैटर करता है, और पंजाब का प्लेन इस तरह से मैटर करता है कि अगर पंजाब गिर गया, अगर पंजाब फॉल हो गया एंशिएंट इंडिया में, तो याद रखना कि बाकी सारे रीजन्स के ऊपर कंटिन्यूस अटैक होते रहेंगे, जो प्राचीन भारत में आपको देखने को मिलते रहते हैं। जितने भी कैपिटल्स आपको मिले हैं, मैंने आपको बताया, ये सब भी प्लेन्स के अंदर मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी किंगडम्स आपको मिलेंगे, सो ऑल ऑफ दिस विल फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। इंटरेस्टिंगली ये प्लेन्स के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आपको कोई और एग्जाम्पल कोट करना है तो आप प्लेटूज का लिख सकते हो पठार के रूप में, जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का। ये पेनिनसुलर रीजन को डिवाइड ही विंध्यास करते हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड के रूप में। भारत की ज्योग्राफी, क्लाइमेट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इंटरेस्टिंगली नॉर्थ का जितना भी ट्रांसफ्यूजन हो रहा था दक्कन की तरफ, वो विंध्यास से ही होता था, और उसके बाद ये प्लेटूज का रोल प्ले आता है। इंटरेस्टिंगली ये जो प्लेटू वाला रीजन है उसमें दक्कन प्लेटू मिलता है, इसमें भी आपको सैकड़ों नदियां मिलती है, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्र, दोआब।
जहां एक टाइम के ऊपर एक रूट चलता था जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पथ, आप मेंशन कर सकते हो। उत्तर पथ चलता था बिहार बंगाल के सोनारगांव से, इट गोस ऑल द वे अप टिल तक्षशिला, एंड तक्षशिला from Takshila it goes to Kabul, and from Kabul it goes all the way to Samarkand and Central Asia. The same Dakshin Path used to go via Vindhyas, उज्जैन एंड ऑल द वे अप टिल दखन, आज के दखन की तरफ जाता है। और जब इस रीजन में जाता है, यहाँ पे भी छोटे किंगडम्स बने। प्राचीन भारत में विजयनगर तो खैर नहीं बन के आया, पर सतवाहना, राष्ट्रकूट, चालुक्य जैसे बन के आए। और बिकॉज ये प्लेटू वाले रीजन में सेटल थे, इनकी खुद की अपनी फ्रंटियर्स बननी शुरू हुई, तो प्राचीन भारत में इनके भी रीजनल कल्चर्स बने। सतवाहनाओं ने अपना कल्चर डेवलप किया, चालुक्य उसके बाद अपना बनाते हैं, वाकाटकस अपना बनाते हैं। यहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर्स का सहारा लेके इन्होंने रॉकेट आर्किटेक्चर को प्रमोट किया। अब देखिए दक्षिण भारत में खास करके दक्खन वाला जो रीजन है, वहां वेस्टर्न घाट्स के आजू बाजू में बिकॉज ये लोग लोकेटेड थे, तो इन्होंने रॉक कट केव आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया। अगर भौगोलिक रूप में इनको वहां आजू बाजू में पत्थर नहीं मिलते और वैसी पहाड़ियां नहीं मिलती, तो तुम्हें लगता है कि विल दे बी एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर? यू गिव एग्जांपल्स ऑफ सतवाहनास मेकिंग बेडसा, भज, कान्हेरी, कारले, लेटर ऑन अजंता, इलोरा वॉज मेड, राइट। आप देख लीजिए भौगोलिक परिस्थिति के रूप में आपदा में अवसर क्रिएट किया गया। उनके किंगडम को समझ में आया, राजाओं को समझ में आया कि बेटा अपन जहां पे फंसे पड़े हैं वहां हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, और ये ऑप्शन नहीं होने के कारण हमें हमारा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली साउथ इंडिया में लेसर इन्वेजन्स हुए कंपैरेटिवली, क्योंकि एक तो दक्खन में विंध्यास को क्रॉस करके अटैक करना बहुत मुश्किल था इन्वेडर्स को, और बिकॉज लेसर इन्वेजन हुए तो उनकी कल्चर, संस्कृति अलग तरह से बनी। डीप डाउन साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज का इवोल्यूशन, द्रविडियन आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई। लेटर पीरियड में मलयालम बना, तेलुगु बना, कन्नड़ा बना, और भी भाषाओं का उदय होना शुरू हो गया। नॉर्थ साउथ इंटरकनेक्शन होता है, और डीप डाउन साउथ इंडिया के अंदर रिसोर्सेज भी बढ़िया थे, माइंस से, मिनरल्स से, उसको एक्सप्लोर करवाने की कोशिश की जाती है बाय द रूलर्स। तो प्राचीन भारत में दक्खन प्लेटू वाला रीजन, पेनिनसुलर प्लेटू and the region of Dakhan, I would say, played a very significant role in spreading and conserving the Indian culture. उनकी अलग से आइडेंटिटी बन के आई, उनका अलग कल्चर बन के आया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको यहां से देखने को मिलता रहता है, राइट। तो साउथ ऑफ विंध्यास के कंटेक्स्ट में आपको चीजें अलग तरह से मिलती है, नॉर्थ के अंदर अलग मिली। आप इनको कोट कर सकते हो, दक्खन के पोर्ट्स को कोट कर सकते हो। दक्खन के पोर्ट्स के अंदर आप देखिए जो कोस्टल प्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ, खास करके कोस्टल एरियाज, मैंने आपको बताया जो कोस्ट लाइन है, समुद्र किनारे है, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स आपके अलग आइडेंटिटी है। तमिलनाडु के अंदर पुहार, गुजरात में लोथल, गुजरात में बैरीगाजा, बंगाल में ताम्रलिप्ति, ये जितने भी लोकेशंस थी देवर नेचुरल हार्बर्स, और यहां पे रहने वाली जो कम्युनिटी थी वो सी फेरर कम्युनिटी के रूप में निकल के आई। इन कम्युनिटी ने शिप बिल्डिंग करना शुरू किया। यहां पे फॉरेनर्स आए तो इंडियन कल्चर भारत से बाहर गया, और बाहर का कल्चर भारत में आया। डिफ्यूजन ऑफ कल्चर्स एंड एक्सचेंज ऑफ पीपल, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। घोड़े आए, घोड़े गए, खैर घोड़े आए गए नहीं, पर यहां से स्पाइसेस गया। खास करके रोमन्स, ग्रीक्स एंशिएंट इंडिया में आते हैं मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में। आज के अरिकामेडू चले जाओ, आज के पुहार चले जाओ, पुहार इज अ रीजन इन तमिलनाडु, वहां पे कावेरीपट्टनम करके पोर्ट हुआ करता था। वेयर वी कम टू नो द रोल ऑफ द कोस्ट एंड दिस लॉन्गर कोस्ट लाइन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम गुजरात टू केरला and from Tamil Nadu all the way up till Bengal helped in the evolution of ports. So you name 3-4 ports where you can recall the exchanges being done, the trade and commerce being done.
You recall how ancient India, the coastal areas were very much flourishing. वो कितने फ्लरिशिंग थे? ये कोस्ट ही थे जहां से आपकी व्यापार होती थी, ये कोस्ट ही थे जहां पे आपकी गिल्ड यानी कि व्यापारिक संगठनों का रोल प्ले था, ये कोस्ट ही थे जहां पे कोस्टल टाउन्स का इवोल्यूशन हुआ। महाबलीपुरम, नागापट्टिनम, प्रभासपट्टिनम। प्रभासपट्टिनम का मतलब होता है सोमनाथ। आपको सैकड़ों एग्जांपल्स मिलते हैं। मैं आपको अभी इतने एग्जांपल्स कोट कर रहा हूं, उसका पीछे का इंटेंशन ये नहीं है कि आपको इतने सारे लिखने हैं, पर आप 10 याद करके जाओगे तो 2-4 आपको रिकॉल होंगे और फिर उसमें से 1-2 को एग्जांपल्स के रूप में आप कोट करके आगे बढ़ोगे डायमेंशंस के रूप में। प्राचीन भारत में सोपारा करके एक पोर्ट था, सोपारा। सोपारा यूज्ड टू बी अ पोर्ट इन महाराष्ट्र, नाला सोपारा कहते हैं, मुंबई के पास। मौर्यन पीरियड तक तो बहुत इंपॉर्टेंट था और वहां पे ही इसके लिए अशोक ने अपना रॉक एडिक्ट भी इश्यू करवाया। So the coastal areas and the port towns played a very important role in the maritime trade. They played a very important role in the prosperity. They played a very important role in the shipbuilding activities. There were ports, you can give examples of Lothal, Barigaza, Muziris, Arigamedu, Puhar. Muziris is in Kerala. You can give the example of Tamralipti. Tamralipti is in Bengal. Chandraketugad is in Bengal. And because of this, you will find that India had connectivity with West Asia and Southeast Asia. Coastal areas played a very important role in connecting West Asia and Southeast Asia. There was economic development, trade and commerce, import export में 1-2 commodities लिख दो. And there also emerged kingdoms like the imperial Cholas, इसमें जरूर से आप कोट कर सकते हो, who used the limitation in their advantage and created a navy and make sure that they dominate all the way of Southeast Asia as far as the modern day Indonesia, right? So there emerged the community of seafarers. समुंदर में जाने वाले खलासी लोगों का इमर्जेंस हुआ सोसाइटी के रूप में, क्योंकि आपको ज्यादा डायमेंशंस लिखना है. The greater the dimensions you will write, the greater the possibility you will get good marks around. आप जितने डायमेंशंस कम लिखोगे उतने भी ही आपके नंबर जो है वो कम आने की शक्यता रहेगी. तो ये सी फेरर्स और शिप बिल्डिंग एक्टिविटी का एक समुदाय निकल के आया भारत में, और ऐसे राजे रजवाड़े निकल के आए जिन्होंने इस कोस्टल एरियाज में रह के अपनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस का फायदा उठाया. मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, इसी को मध्य भारत में करना है तो मैं कुछ और तरह से कराऊंगा. ये भारत के कंटेक्स्ट में हम लोग जब बात करते हैं तो भारत के जितने भी डेजर्ट्स थे, दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप ऑफ, वी कैन से, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल. जैसे भारत के वेस्ट एरिया में थार डेजर्ट आया हुआ, थार डेजर्ट से सटा हुआ अरवली माउंटेन रेंज है, राइट, उसी के साथ फिर जुड़ जाता है. यहां जो भी किंगडम बन के आए, से फॉर एग्जांपल गुर्जर प्रतिहार, उन्होंने अपना रीजनल कल्चर डेवलप किया. ये डेजर्ट और उसके साथ सटी हुई ओल्ड माउंटेन रेंज अरवली ने भारत में विदेशी आक्रमण को रोका है. जैसे 7th सेंचुरी के आसपास और 8th सेंचुरी के ट्रांजिशन में, मतलब 712 ईसी के बाद जब अरबों का इन्वेजन भारत में हुआ, व्हेन द अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस अराउंड, the same desert and the Arvali ranges made sure that the foreign invasions in the form of Arabs stopped over India. And indirectly, even the desert climate and the desert topography made sure that the people's attitude becomes resistance in the form of resistance, कि भाई हमें यहाँ पे डेजर्ट में ही रहना है, हम यहाँ की डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करेंगे. कैमल जैसे एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया, शिप ऑफ द डेजर्ट के रूप में उपयोग किया, एंड मेड श्योर कि इससे हम लोग हमारी जो परिस्थिति है उसको अधिक से अधिक तरह से उपयोग मिले. इसके सिवाय भारत की क्लाइमेट एक ऐसी रही है जो वार्म क्लाइमेट के रूप में है. कोल्ड क्लाइमेट में आप एक हद से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, पर वार्म में कर सकते हो. ट्रॉपिकल क्लाइमेट रही है, बहुत सारा फ्लोरा फौना आपको डाइवर्सिटी के रूप में मिलता है. और शायद इसी का ही कारण है कि भारत के अंदर जितने भी विदेशी वृत्तांतकार आए, खास करके एंशिएंट इंडिया में ह्यूएन सांग आया, इत सिंह आया,
या 10th सेंचुरी के अंदर अल बरूनी आया, उसने लिखा है भारतीयों के बारे में कि भारतीय लोग जो है वो इतने सेटिस्फाइड और संतृप्त थे, जहां उनको लग रहा था कि भाई उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई प्रदेश नहीं, बिकॉज उनकी जितनी भी बेसिक नीड्स है सर्वाइवल की और उससे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की, वो सब भूगोल ने ही उनको पूर्ण करके दिया है। इतने एग्जाम्पल्स को अगर आप कोट करोगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे, कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं, ज्योग्राफिकल फीचर्स को खाली लिखोगे पर उसको इंटरलिंक नहीं करोगे, डायमेंशंस अगर आपने कम लिखे हैं, क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा है या टू मच इंफॉर्मेशन लिख दिया है और पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लिखा है, तो आपको नंबर नहीं आएगा। पर अगर आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंप्लीफाई वे के अंदर एक्सप्लेन किया, राइट, ज्योग्राफिकल फीचर्स को इंटरलिंक कर दिया जो मैंने आपको बताया, डायमेंशंस जैसे हिमालय बताया तो हिमालय की सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन 5, विंध्यास सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, कल्चर 5, उसके बाद कोस्टल एरियाज, प्लेन्स, उसके 4-5 फीचर्स, सब जगह के ऊपर एग्जांपल्स कोट किया, फिर आप बताओ उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लागू करके लिखो, फिर देखना और उसको ग्राफिकल वे के अंदर एक्सप्लेन करो, फिर देखना कि आपको नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते। सामान्यतः एग्जामिनर यही चीज सोच रहे होते हैं कि भाई ये कैंडिडेट ने हमारे हिसाब से टेक्स्ट बुक आंसर लिखा, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स अराउंड इज कि आप एक्सप्लेन करो सिस्टमैटिक वे में, पहली बात, डायमेंशंस को ज्यादा लिखो और थीमेटिक वे के अंदर बताने की कोशिश करो। इसमें मोर एंड मोर आपकी जो क्या कह सकते हैं एनालिटिकल थॉट है वो भी रीजन आउट होके निकल के। तो ये सवाल था 2023 की मुख्य परीक्षा के अंदर लिखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी कि कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंशिएंट हिस्ट्री को अफेक्ट करता है। आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा और लिख के ये लेक्चर के साथ कोरिलेट करिएगा, और भी एक एग्जांपल्स आप इसके अंदर कोट कर सकते हो, पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इंटेंशन मेरा ये नहीं है कि मैं आपको मॉडल आंसर दूं, इंटेंशन मेरा ये है कि मैं आपको इंटरलिंकेजेस सिखाऊं और समझाऊं कि बेटर आंसर राइटिंग कैसे होता है ऐसे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे सवाल को लिखने के लिए आपको ओवरऑल हिस्ट्री का, कल्चर का, जो एंशिएंट इंडिया में प्रोग्रेसिव क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है उसका नॉलेज होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके साथ वापस मिलूंगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, विल डिस्कस, है ना, अलग अलग सेशंस में धीरे धीरे करके एक एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री रिलेटेड ऐसे भी आए हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा? क्योंकि इसमें खाली और खाली मैं एक आंसर डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करा रहा हूँ कि कैसे ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर कोरिलेटिव ऑफ ईच अदर। आंसर डिस्कस करवाना होता तो 10 मिनट का काम है, पर मेरे एक टीचर के रूप में टॉपिक डिस्कशन बहुत मैटर करता है, रेदर देन खाली, है ना, आंसर की बात कर दो और इतने इतने पॉइंट लिख दो। नहीं, बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसी क्लैरिटी के लिए मैं फिर से आपको वेलकम करना चाहता हूँ कि आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर दीजिए, नहीं किया हो तो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की प्लान कर रहे हो तो ज़रूर से ज्वाइन करिए। 19,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ये कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, PN Live। इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। दिस इज मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। Do like, share and subscribe to this platform. Thank you very much. Let's crack it.